मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक वाइज जो IAS मास्टर का है उससे हम बुक से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में वेस्ट वाटर और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन है आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। वेस्ट वाटर का आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? टोटल सॉलिड, डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड और सेट लेवल सॉलिड, पीएच वैल्यू, क्लोरीन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ फैट, ग्रीज ऑयल जो हो गया आपका ये सब, सल्फाइड, सल्फेट और H2S गैस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सभी का क्या हो गया? आपका क्या हो गया? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्ट वाटर। नेक्स्ट वन आप पहले डिस्कस कर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बात करते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और सेट लेवल सॉलिड, जो कि आप बेसिकली ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे पोर्टेबल वाटर में। जो आप क्या पोर्टेबल वाटर के ट्रीटमेंट में पढ़ चुके हो, सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, टोटल सॉलिड क्या होता है। तो बेसिकली इस ऑल ऑफ द रो इम्पॉर्टेंट लाइन ये निकलता है कि सेट लेवल सॉलिड ऑफ द पोर्शन सॉलिड मैटर सेटल आउट कितना हो पा रहा है if the waste water allowed to remain undisturbed for a period of the 1 hour in IMHOF cone। सेट लेवल सॉलिड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक IMHOF cone लेते हैं, जिसमें कि 1 लीटर ऑफ द जो सैंपल ऑफ द वाटर है वेस्ट वाटर का उसको लेते हैं, उसको 1 आवर के लिए स्टिल अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। उसके बाद पता करते हैं कि हम इसमें कितना ml ऑफ द वॉल्यूम आपका सेट लेवल सॉलिड था जो सेटल हुआ है बॉटम में, उससे हम पता कर लेते हैं आपका सेट पर ml पर लीटर कितना है जो सेट लेवल सॉलिड है। ये सब आपका जो डेफिनेशन है बेसिकली सब नॉट इम्पोर्टेंट। कार्बोनेट साइड जैसे एचुलेस फैट ये सब नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली। One of the quantity of the set level solid can be determined by IMHOF cone। important set level solid ये पूछता है बहुत बार। waste water allowed to stand for 1 hour ये भी पूछ लेता है कि सेट लेवल सॉलिड को जब IMHOF cone से आप निकालते हो तो आपको कितने टाइम के लिए रखते हो? 1 आवर के लिए सेटलमेंट अलाउ करते हैं, हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो सॉलिड सेटल क्या हो जाता है बॉटम में। यहाँ पे आपका सॉलिड क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है 1 आवर के बाद। तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपका ये डाटा दिखा रहा है 30 ml आपका क्या हो गया पर लीटर, 30 ml पर लीटर आपका सेटल हो रहा है, तो आपका वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट अमाउंट ऑफ द सेट लेवल सॉलिड के बारे में ये बताता है, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस करता है IMHOF cone है जो कि एक्सपेरिमेंट एनालिसिस ऑफ द क्या है सेट लेवल सॉलिड के फाइंड करता है। नेक्स्ट वन द pH value the determination of the pH value is very important as the given idea about certain treatment depend upon pH value। treatment depend upon जो ये पूछ लेता है आपका pH वैल्यू है जो मेजर किससे करते हैं? पोटेंटियोमीटर से ही मेजर करते हैं। और बीच मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये पोटेंटियोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन होगा वो कितना पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है। द इंडक्शन द कंसंट्रेशन आपका जो एल्कलिनिटी ऑफ द फ्रेश वाटर सैंपल एल्कलाइन। बट आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपका फ्रेश वाटर होता है वो शुड एल्कलाइन होता है। जो फ्रेश वाटर होता है इनिशियली एल्कलाइन होता है, बट टाइम पासेस होगा तो टाइम पासेस होने के साथ उसमें क्या होगा? बैक्टीरियल एक्शन होगा, जिससे क्या करेगा? बैक्टीरियल एक्शन करेगा तो उसमें क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा CO2 और आपको H2S। तो CO2 जो प्रोड्यूस करेगा वो आपका pH को डिक्रीज कर देगा, तो आपका बिकम्स एसिडिक हो जाएगा। आपका जो वेस्ट वाटर था जो एसिडिक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो बिकम एसिडिक।
of the bacteria action by the bacteria action already discussed in anaerobic in anaerobic anaerobic के कारण क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है बैक्टीरिया फॉर्म एनारोबिक डाइजेशन में क्या कर देता है बैक्टीरिया वो एसिडिक कर देता है और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ऑल्सो नेक्स्ट वन क्लोराइड कंटेंट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर वेस्ट वाटर बेसिकली ऑल्सो स्किप इट इसको नेक्स्ट वन आपका नाइट्रोजन कंटेंट इज बेसिकली लाइक नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर इंडिकेट आपका अगर कोई वेस्ट वाटर में आपका अगर आपका कोई वेस्ट वाटर में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपका इंडिकेट क्या करेगा वो कि आपके वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो रिप्रेजेंट क्या करता है आपके वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है मे बी फाउंड बाय फॉलोइंग फॉर्म जो आपका नाइट्रोजन होता है वो फॉलोइंग फॉर्म में बेसिकली होता है आपका फ्री अमोनिया के फॉर्म में होता है इसको भी अलग और दूसरा नाम क्या है अमोनिया नाइट्रोजन इसको क्या बोल देते हैं अदर नेम इज अमोनिया नाइट्रोजन या फ्री अमोनिया जो फ्री अमोनिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है रिसेंट पॉल्यूशन बहुत बार एग्जाम में बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है फ्री अमोनिया या अमोनिया नाइट्रोजन होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपको क्या रिसेंट पॉल्यूशन और सेकेंड वन द एल्बोनाइड नाइट्रोजन या इसको क्या बोल देता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द नाइट्रोजन बिफोर हैज द डिकम्पोजिशन आर स्टार्टेड डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले किस उसको क्या बोल देता है एल्बोनाइड नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थर्ड वन नाइट्राइट्स और नाइट्राइट बिकम इज द पार्शियली डिकम्पोज आपका नाइट्राइट होता है जो पार्शियली डिकम्पोज होता है और नाइट्रेट्स क्या हो जाता है द नाइट्रेट्स बिकम ओल्ड पॉल्यूशन ये फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट्स तो आपका जो है फ्री अमोनिया और एल्बोनाइड मिला के आपका क्या बना देता है आपका टोटल जेडल नाइट्रोजन बना देगा टोटल जेडल नाइट्रोजन आपका फ्री अमोनिया और क्या एल्बोनाइड मिला के क्या बनेगा आपका जेडल नाइट्रोजन बनेगा और ये चारों जो फ्री अमोनिया एल्बोनाइड और नाइट्राइट और नाइट्रेट मिला के टोटल नाइट्रोजन बनेगा जो नाइट्राइट होता है उसको किससे करते हैं NO2- से और NO3 2- से आपको रिप्रेजेंट किसको कर देंगे नाइट्रेट्स को TKN क्या हो गया जो ये दोनों हो गया फ्री अमोनिया और एल्बोनाइड अमोनिया या एल्बोनाइड को ऑर्गेनिक अमोनिया बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं दोनों को मिलाने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं टोटल जेडल नाइट्रोजन अमोनिया कंसेंट्रेशन ऑफ द 3 मिलीग्राम पर लीटर टॉक्सिक टू फिश आपका अगर किसी भी अमोनिया अगर आपका जो किसी अगर रिवर हो लेक हो कोई भी हो उसमें अमोनिया कंसेंट्रेशन आपका 3 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा टॉक्सिक फॉर फिश हो जाएगा हार्मफुल करेगा NH4+ इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो अमोनिया का NH4+ है वो क्या करेगा मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रो वाटर एट क्या pH लेस देन 8 एंड pH ग्रेटर देन 11 पे NH3 आपका क्या होगा मेजर कंस्टिट्यूएंट जो NH4 होगा वेस्ट वाटर में मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा pH ग्रेटर देन 8 पे क्या होगा सॉरी pH लेस देन 8 पे होगा आपका NH4+ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रॉ सीवेज आपका होगा अगर आपका pH 11 से अगर ज़्यादा हो जाता है 11 से ज़्यादा हो जाता है तो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रॉ सीवेज होगा NH3
डीनाइट्रिफिकेशन कॉज बाई स्लाइटली इंक्रीज इन एल्कलिनिटी। जब डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो क्या करेगा, एल्कलिनिटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा। रिमूवल ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द वाटर इज डन बाय द फर्स्ट डूइंग द नाइट्रिफिकेशन। अगर अमोनिया को वेस्ट वाटर से हटाना है तो पहले नाइट्रिफिकेशन होगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है। देन फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन को क्या बोल देते हैं, एनॉक्सिक रिएक्शन। पहले रिमूवल ऑफ द अमोनिया करेंगे फ्रॉम द वेस्ट वाटर तो क्या कहलाएगा, पहले आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट डूइंग नाइट्रिफिकेशन एंड देन आपका डीनाइट्रिफिकेशन करना होगा। बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक, फॉकुलेटिव और एनारोबिक। ये सब जानते ही होंगे। पहले एरोबिक होगा जो बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में वर्क करेगा। फॉकुलेटिव होगा जो एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में, ऑक्सीजन के एब्सेंट या प्रेजेंट होने पे दोनों में वर्क करेगा। और एनारोबिक बैक्टीरिया होगा जो वर्क अंडर द क्या, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये सब बेसिकली ऑलरेडी आर डिस्कस। नेक्स्ट वन, presence of fat while grease। presence of fat while grease, तो फैट एंड ऑयल कंपाउंड ऑफ अल्कोहल और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। जो फैट ऑयल कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है, अल्कोहल और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। Such matter has come on the top layer of the sedimentation tank and clog the void of the filter media. Therefore, they interfere the normal treatment method. Need to proper जो डिस्टिंक्ट रिमूवल प्रोसेस है उसको हटाना पड़ता है। जब आपका अस्कम होगा और आपका जो ऑयल ग्रीस होगा वो सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर में फ्लो करेगा। अगर वो आपका जो ऑयल ग्रीस है वो ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है, अगर ट्रिकलिंग फिल्टर में चला जाता है तो क्या करेगा, वॉइड को क्लॉक्स कर देगा। मे बी चांसेस हो क्या करेगा, वॉइड में जाके फंस जाएगा, तो वॉइड क्लॉक्स हो जाएगा जो कि इंटरप्ट कर देगा, क्या इंटरफेयर करने लगेगा नॉर्मल ट्रीटमेंट मेथड को। तो उसको प्रॉपर रिमूवल का जरूरत पड़ेगा। The amount of fat and grease in wastewater sample are determined by the evaporating। आप जो फैट और ग्रीज को आपको डिटरमाइन कितना, अगर कोई भी अगर वेस्ट वाटर सैंपल लेते हो तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ द आपका फैट है, ग्रीज है, ऑयल है, वो डिटरमाइन करने के लिए क्या करना होगा, पहले उस सैंपल को क्या करना होगा। अगर मान लिया 1 लीटर सैंपल लिए तो कुछ उसमें ऑयल होगा, तो पहले उसको हीट अप करेंगे। तो हीट अप करेंगे तो वाटर तो इवोपोरेट हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका, जो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका ऑयल ग्रीज बच जाएगा और सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह बच जाएंगे। तो सस्पेंडेड सॉलिड बच जाएंगे तो आप तो यहाँ पर अभी आप डिटरमाइन नहीं कर पाए हो। अभी यहाँ पे क्या क्या बच गया है, ऑयल ग्रीज तो है ही है, उसके साथ साथ सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह भी रह गए हैं, इम्प्योरिटीज वगैरह। तो उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द आप ऑयल ग्रीज फैट और ग्रीज निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिक्सिंग ऑफ द रेसिडुअल सॉलिड लेफ्ट। और उसके बाद इसमें क्या करोगे, जो सॉलिड्स और आपका फैट बचा है उसमें ईथर मिक्स करोगे, ईथर हेक्सेन लाइक। ईथर मिक्स करने से क्या होगा, आपका जो है फैट है, ग्रीज है, वो क्या होगा, ईथर के साथ घुल जाएगा। इसमें फैट और ग्रीज आपका ईथर के साथ घुल जाएगा, आपका सॉल्युबल हो जाएगा। उससे क्या करोगे, आप इजीली रिमूव कर लोगे और आपका जो बॉटम में आपका क्या बच जाएगा, सॉलिड वगैरह बच जाएगा। और उसके साथ घुल के ईथर के साथ आपका क्या होगा, ऑयल और फैट क्या होगा, घुल के आपका उसको अलग सेपरेट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद थोड़ा सा हीट करोगे तो आपका ईथर उड़ जाएगा, वो कम ही टेम्परेचर पे उड़ जाता है ईथर। तो आपका जो फाइनली बच जाएगा वो फैट और ग्रीज बच जाएगा। लिखा है कि आपका जो वेस्ट वाटर है वो कैन बी डिटरमाइन बाय इवोपरेटिंग देन मिक्सिंग ऑफ द रेसिडुअल सॉलिड लेफ्ट। आपका मिक्सिंग किससे करोगे, ईथर से। देन सॉल्यूशन देन पोर्ड
ऑफ ऑफ एंड इवोपरेट, लीव बिहाइंड आपका फैट और ग्रीज बच जाएगा। रेसिडुअल कैन बी इजीली बेट देन, उसको क्या करोगे आप बेट करके आप पता कर लो कितना आपका 1 लीटर में ऑयल और ग्रीज था। नेक्स्ट वन, सल्फाइड, सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सल्फाइड, sulfates, hydrogen sulfide gas. Sulfide and sulfate are formed due to decomposition of the various sulfur containing sulfide. जो सल्फाइड और सल्फेट का फॉर्म कब होगा? जब आपका उसमें वेस्ट वाटर में बहुत सारा सल्फर का कंपाउंड होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा? वो सल्फाइड सल्फेट प्रोसीड करेगा। दिस डिकम्पोजिशन ऑल्सो लीड टू एवोल्यूशन। अब तो क्या करेगा? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा। अगर आपके सल्फर कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसका डिकम्पोजिशन कोई करेगा, डिकम्पोज करने के बाद क्या करेगा? आपका हाइड्रोजन का सल्फाइड बनाएगा और वो क्या करेगा? बैड स्मेल और ऑडर्स क्या करेगा? रिलीज करेगा। बिसाइड कॉजिंग कॉन्क्रीट कोरिजन ऑफ द सीवर पाइप, वो क्या करवाता है? जो कि आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा वो क्या कराएगा? कॉन्क्रीट कोरिजन करवाएगा ऑफ द कंक्रीट पाइप को। जो फिर कंक्रीट कोरिजन, तो आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका सल्फर क्या कराता है? कंक्रीट कोरिजन कराता है। बट जो एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस निकला है वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। H2SO4 में ये बेसिकली आपका अटैक करता है कंक्रीट पे, एक राउंड कोरिजन करवाता है। लॉजिक बिहाइंड वो सिंपल क्वेश्चन में वहाँ पे पूछ देते हैं, बट यहाँ पे लॉजिक ये है कि H2S गैस बनता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, और ये अटैक करता है कंक्रीट पे, कॉजिंग क्या करता है? क्राउन कोरिजन करवाता है। नेक्स्ट वन, द एरोबिक एंड फॉकुलेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द सल्फर। एरोबिक एंड फॉकुलेटिव बैक्टीरिया होता है जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, एंड कंपाउंड प्रेजेंट इन सीवेज टू इनिशियल फॉर्म क्या कराएगा? सल्फाइड पहले फॉर्म कराएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करवाएगा, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन टू सल्फाइड टू क्या करवा देगा? सल्फेट आयन में। ये H2SO4 टू माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये फिर फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा? H2SO4 बना देगा। यही आपका क्या करवा देगा? क्राउन कोरिजन करवा देगा। विच इज स्टेबल एंड अनएब्जॉर्प्शनल एंड प्रोडक्ट। Initially decomposition is associated with the formation of H2S gas. इनिशियल डिकम्पोज हो गया, क्या होगा? H2S गैस फॉर्म होगा, ऑलरेडी डिस्कस। विल बी अल्टीमेट गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फेट का आयन कर लेगा, ए बना लेगा सल्फेट का आयन। अब क्या है नेक्स्ट? डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या क्या हो जाएगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर आपका क्या है? रेस्पिरेशन ऑफ द क्या? ऑर्गेनिक एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के। अगर ऑर्गेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म तभी रहेगा जब आपके वेस्ट वाटर में और आपका क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है। तो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एज वेल अदर आपका क्या होगा? एरोबिक लाइफ आर फॉर्म। अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी आपका ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सब जरूरत नहीं है ऐसा बेसिकली। आपका इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm, अगर 4 ppm से कम हो जाता है तो क्या होगा? फिश आपका फिश है जो मछली है वो मर जाएगा। डेट्रीमेंटल टू फिश सर्वाइवल। एंड DO कंटेंट वेस्ट वाटर इज डेट्रीमेंटल डिटरमाइंड बाई आपका विंकलर मेथड से क्या फाइंड करते हैं? DO कंटेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड करते हैं विंकलर मेथड से। और 4 ppm से कम होने पे क्या होता है? डेट्रीमेंटल टू बैक्टीरिया होगा। अब कह रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर
फ्रेश बेस्ड वाटर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो फ्रेश बेस्ड वाटर का है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इफ टेम्परेचर ऑफ द सीवेज इज मोर, अगर टेम्परेचर फ्रेश ऑफ द सीवेज का बढ़ रहा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट लेस, वो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बेस्ड वाटर का बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, हीट होने से क्या होगा, ऑक्सीजन आपका घट जाएगा, निकल जाएगा। लेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द remain mixed with the water at the particular level of the temperature is called, आपका क्या है, सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द बेस्ट वाटर जो आपका बेस्ट वाटर होल्ड कर सकता है वो क्या हो जाएगा, वो सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। एक सुपर डिजॉल्व ऑक्सीजन के केस में एक सुपर सेचुरेशन ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन का एक टर्म आता है। सुपर सेचुरेशन हो रहा है, कब होगा सुपर सेचुरेशन ऑफ द डिजॉल्व, कैन बी अकर्स अंडर द सडन राइज द टेम्परेचर। आपका सुपर सेचुरेशन आपका कब होगा, जब आपका टेम्परेचर सडन राइज हो रहा है अंडर द प्रेशर, द bubble that come out will attack on gills, fin and eye of the fish coming, causing क्या करवाएगा, बबल डिजीज कराएगा। जो बबल आएगा निकल के, वो बबल सुपर सेचुरेशन कहने का मतलब हुआ आपका कोई, अगर मान लीजिए अगर सीवेज का 8 डिग्री टेम्परेचर पे, 8 डिग्री सी टेम्परेचर पे कुछ आपका जो था क्या था, 8 मिलीग्राम था, मान लो कुछ 8 मिलीग्राम था, मिलीग्राम पीपीएम था, पीपीएम मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम आपका क्या था, डिजॉल्व ऑक्सीजन था। अगर टेम्परेचर सडन आपका राइज हो जाता है 25 डिग्री सी, तो आपका क्या होगा, तुरंत तो थोड़ी ना, पहले हीट होगा तब ना एयर बबल के टर्म में ऑक्सीजन निकल के ऊपर जाएगा। अगर आप वाटर को हीट करते हो तो उसका ऑक्सीजन घट जाता है, जो अंडर में डिजॉल्व गैसेस होते हैं वो निकलने लगते हैं धीरे धीरे। तो आपका सडन राइज हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन इससे क्या होगा, निकलने लगेगा। तो क्या हो, तो तुरंत थोड़ी ना निकलने लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो उसको क्या बोल देते हैं कि आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, आपका तुरंत थोड़ी ना होगा। टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री हो गया तो आपका क्या होगा, सडन राइज हो गया, तो पीपीएम तो आपका इतना ही रह गया। लेकिन आपको कह क्या रहा है, अगर डीओ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, आपका डीओ लेवल घटेगा। बट आपका जो सडन राइज होने की वजह से डीओ लेवल तो आपका 8 मिलीग्राम ही रह रहा है, तो उससे क्या होगा, उसे कह देंगे सुपर सेचुरेशन। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो एयर बबल के रूप में ऊपर उठता है, वो क्या करता है, फिश के गिल्स, फिन और आई पे एयर बबल चिपक जाता है, जिससे वो क्या होता है, फिश का जो अपना चलने लगता है वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है, और उसको दिखने में दिक्कत होने लगता है, जिससे वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, बबल डिजीज बोल देते हैं। एक टर्म है, कुछ खास ऐसा नहीं है, वो एक टर्म नाम दे दिया गया है कि चलो ऐसा होता है तो एक ऐसा डिजीज हो, उसको चलने में प्रॉब्लम होना है, उसके आई पे जाके बबल टिक चिपक जाएगा। तो उस हाथ, उसके पास हाथ नहीं है ना कि अपने हाथ से हटा देगा बबल को, उसको तो रह ही जाएगा, तो उसको चलने में दिक्कत होगा, तो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है, उसको क्या कर देते हैं, बबल डिजीज बोल देते हैं। नेक्स्ट वन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD डिमांड। केमिकल COD टेस्ट यूजिंग द मेजर द कंटेन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द बेस्ट वाटर, बोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपको याद रखना है। जब COD टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हम दोनों चेक करेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और आपका मैटर कितना बेस्ट वाटर में प्रेजेंट है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, दोनों अगर चेक कर रहे हैं तो उसको COD टेस्ट बोलेंगे। और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मैटर को चेक कर रहे हैं तो उसको BOD टेस्ट बोलेंगे। तो आप ये सब टर्म ध्यान रखना। द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट of the organic matter can be oxidized is measured by the using a strong chemical oxidizing agent in acidic medium H2SO4। अब क्या जो
आप जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हो किस मीडियम में आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो H2SO4 लेते हो। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज बीन बी फाउंड टू एक्सीलेंट फॉर द पर्पज। एंड आपको क्या होता है टेस्ट इज ऑल्सो सम टाइम कॉल्ड डाइक्रोमेट ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को सम टाइम क्या बोल देते हैं आप, डाइक्रोमेट ऑक्सीजन डिमांड। और जो आपका COD माइनस BOD अल्टीमेट करोगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि BOD वाला तो बायोडिग्रेडेबल था और COD कौन था, नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपका जो घटेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 मीडियम लेते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को फाइंड करने के लिए H2SO4 एसिडिक मीडियम लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट इधर इंडिकेटर रखते हैं। और इसको क्या बोल देता है, ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट डिमांड भी बोल देते हैं। आपका ऑल इज क्लियर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बेसिकली यही पूछेगा आपका, बोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोल देते हैं, COD डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब नेक्स्ट वन इज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इन नथिंग फॉर फिजिकल पर्पस, बेसिकली इज द यूजिंग केमिकल फार्मूला जो आता है वहाँ से जो आपका फार्मूला बोलता है स्टोइचियोमेट्री कहता है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसके हिसाब से जो रिएक्शन में ऑक्सीजन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसी के हिसाब से कह देता है कि थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होगा। तो केमिकल फार्मूला कुछ का दिया हुआ है, मान लिया आपका ग्लूकोज का दिया हुआ है 6,6H12O6 आपका दिया हुआ है, तो उसमें O2 का कितना रिक्वायर्ड होगा, इस क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O ये बनाएगा। तो कितना आपका बैलेंस कर लेना आप, तो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा इस फार्मूले के हिसाब से उसको क्या बोल देंगे, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको एक मोल ग्लूकोज को कितना ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज इज नोन एज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज कैलकुलेट बाय द स्टोइचियोमेट्रिकली कैलकुलेट करेंगे, इज कॉल्ड आपका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहला जाएगा। मोस्ट अगर किसी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बोल रहा है तो COD इज इक्वल टू आपका THOD हो जाएगा, इज टेकन। हम जब सिंपल कैलकुलेशन के लिए सारा डाटा ले रहे हैं तो COD के लिए अगर दिया हुआ है तो अगर डाटा में कुछ नहीं बोला जा रहा है तो आप THOD मान लोगे बराबर होगा ऑलरेडी। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों इंक्लूड है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, और इसमें क्या है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है, सिर्फ कार्बन के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ ग्लूकोज के कार्बन के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे कम ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में इज द अनदर मेथड टू एक्सप्रेस द ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म ऑफ द कार्बन कंटेंट। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर बहुत सारा आपका जो टोटल कार्बन निकालने का जो प्रोसीजर है TOC, ये भी स्टोइचियोमेट्री से निकाल लेंगे। आपका जो है यहाँ से आपका जो CO2 बैलेंस करके जो इक्वेशन आया है ग्लूकोज का, वो आपको क्या चाहिए, जो सॉल्व करके आया है तो 192 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और आपका ग्लूकोज क्या था 180, तो आपका 200 कार्बन कंटेंट इन 200 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज, तो 200 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज में कितना कार्बन, ये सिंपल है ये वाला इक्वेशन में। अगर ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हो जाएगा आपका कितना 192 हो जाएगा एटॉमिक वेट,
और इसका हो जाएगा 6 मोल ऑफ O2 का हो जाएगा एक 32 ये 192 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा ग्लूकोज का। आप सॉल्व कर लेना, देख लेना। तो आपका कह रहा है कि 180 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज आपके लिए आपको चाहिए कितना ऑक्सीजन, 192 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए ग्लूकोज के लिए, 192 डिवाइडेड बाई कितना, 180। तो 200 के लिए कितना चाहिए, तो 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आ जाएगा, आपका 200 मिलीग्राम ग्लूकोज के लिए आ जाएगा टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ये आ गया टोटल ऑक्सीजन डिमांड 200 मिलीग्राम का, जो कि पहले बता रहे थे। एंड TOC क्या हो जाएगा, TOC हो जाएगा टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है आपका, 12 छक 72 है। आपका 180 मिलीग्राम ग्लूकोज में 72 है, तो 200 में कितना हो जाएगा। आप सॉल्व करना ना, सिंपल वन है। अब एक नोट पॉइंट है कि जनरली डोमेस्टिक वाटर सीवेज में COD होता है जो 80% ऑफ द THOD होता है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में आपका जो होता है COD होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, 80% ऑफ द THOD होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। फॉर फाइंडिंग आउट द TOC एक्सपेरिमेंटली नीड टू फर्स्ट ऑल रिमूव इनऑर्गेनिक कार्बन लाइक आपका क्या बाइकार्बोनेट और CO2। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक। अगर आपका जो ऑर्गेनिक आपको कार्बन निकालना है, TOC निकालना है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, तो पहले इनऑर्गेनिक कार्बन को हटा देंगे। इनऑर्गेनिक कार्बन बोले तो आपका बाइकार्बोनेट और CO2, इसको हटा के करेंगे कैलकुलेट। रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन बाई द अमोनिया स्ट्रिपिंग और नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाई डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अरे नाइट्रोजन का रिमूवल कैसे करेंगे, बाई अमोनिया स्ट्रिपिंग एट द हाई pH। अगर pH बहुत हाई है तो आपका क्या होगा, NH3 के फॉर्म में क्या होगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे। अगर pH अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, अमोनिया के टर्म में आपका क्या होगा, गैस बन के उड़ जाएगा आपका अमोनिया, तो उसे क्या बोल देंगे, अमोनिया स्ट्रिपिंग। और नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाई डीनाइट्रिफिकेशन फॉलो प्रोसेस से भी हम अमोनिया रिमूव कर लेते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाई डीनाइट्रिफिकेशन, आप देख लेना।